जय हिंद, वंदे मातरम। आपका एक बार फिर से स्वागत है भारत के संविधान के नोट्स के वीडियो में। मेरा नाम है मोहित बरके। इसमें जानने का हम प्रयास करेंगे सरकार के मौलिक प्रकारों के बारे में, जिसमें हम भारत की संसदीय प्रणाली के बारे में जानेंगे और राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है। राष्ट्रपति प्रणाली वो होती है जिसमें राष्ट्रपति ही शासन का सबसे प्रमुख होता है, सर्वे सर्वा होता है, वही नीतियों का निर्माण करता है। संसदीय प्रणाली में सदन होते हैं, जिसमें सदनों पर विचार विमर्श होता है और फिर उसमें सदस्य होते हैं और वे किसी भी कानून नीति निर्माण को बनाने में अपना योगदान देते हैं। भारत में केंद्रों और राज्यों में संसदीय प्रणाली है। भारत में संसद के अंग मुख्यतः वैसे तो राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है। अब राज्यसभा राज्यों की परिषद जिसे कहते हैं, और लोकसभा जो होता है वो लोगों का सदन होता है। राज्यसभा जिसमें आईएएस अधिकारी ये सब इसमें शामिल होते हैं, और ये उच्च सदन होता है राज्यसभा। और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार बताया गया है। लोकसभा में लोगों का सदन होता है, जिसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित इसके सदस्य जो होते हैं वो जनता से जुड़ाव रखने वाले होते हैं, नेतागण इसमें अधिक आते हैं। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार दर्शाया गया है। अब लोकसभा के पास नेता से जुड़ा हुआ है ये, जिस कारण से इसकी शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन राज्यसभा में आईएएस अधिकारी या फिर अन्य जिम्मेदार पद जो होते हैं, जिस कारण से इसकी शक्तियाँ ज़्यादा होती है, लोकसभा की शक्तियाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो नेतागण होते हैं वे जनता के द्वारा चुने होते हैं और ये निर्णय लेने में भागीदारी देते हैं। लेकिन राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है और ये कभी ना भंग होने वाला सदन है, और इसका कार्यभार ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आईएएस अधिकारी रैंक के जो अधिकारी होते हैं वे नीतियों के निर्माण में अपनी जो योगदान देते हैं वे होते हैं। और इसमें जो लोकसभा है उसमें जनता से जुड़ाव के लोग ज़्यादा होते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो कानून को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 के अनुसार बताया गया है। इसका पद कभी खाली नहीं रह सकता, कोई ना कोई इसमें आ जाता है। सरकार के 3 अंग जो होते हैं वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है। हमारे देश में, भारत में, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से इसको बताया गया है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका को एक तरीके से अलग रखा गया है, जिसमें कानून निर्माण और कानून के ऊपर चर्चा होती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका इनके पारित होता है। लेकिन न्यायपालिका जो होती है वो सर्वोच्च होती है, और वह अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था में अपना योगदान न देकर वे अपना एक तरीके से न्याय व्यवस्था को संचालित करती है। किसी भी समस्या के समाधान में सरकार की कमियों को बताते हुए न्यायिक पुनरावलोकन करती है, तो न्यायपालिका ये सर्वोच्च होती है। अनुच्छेद 74 और 75 में भारत की संसदीय प्रणाली का वर्णन किया गया। संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या है? इस प्रणाली में सरकार जिम्मेदार होती है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो भी विधायिका होती है, कानून को बनाने वाली कार्यपालिका उसके ऊपर, कानून के ऊपर काम करती है, ये सब। और संसदीय प्रणाली का उदाहरण हम देख सकते हैं ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत इत्यादि में संसदीय प्रणाली है। इस प्रणाली में बहुमत पार्टी शासन करती है। जो भी बहुमत दल के नेता होते हैं वे प्रधानमंत्री बनते हैं। इसका यही विशेषता है। सामूहिक उत्तरदायी होता है, दोहरी नागरिकता। इसमें जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति होता है। जो भी मंत्रिपरिषद का जो होता है वो लोकसभा यानी कि लोगों का सदन जो होता है उसके प्रति होता है। ये कार्यपालिका व विधायिका के सदस्य भी होते हैं। दोहरी सदस्यता जो होती है, ये अविश्वास प्रस्ताव के समय होते हैं। आर्टिकल 75 जो सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं वो अविश्वास प्रस्ताव के समय होते हैं। सरकार में शक्तिशाली प्रधानमंत्री कौन होता है? दोहरी सदस्यता, यानी कि सरकार में शक्तिशाली प्रधानमंत्री भी होता है और उस सदन का भी अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के बारे में ये बात कही जाती है कि जिससे सामान्य पहले कहा जाता है। इसमें निचले सदन को भंग किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा को कभी भंग किया जा सकता है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का वैसे तो होता है, लेकिन इसका आयु मतलब कि आयु तक इसमें बने रहते हैं। और जो लोकसभा के कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। फिर चुनाव होते हैं। पीएम की सलाह अनिवार्य है। ये कार्य राष्ट्रपति करता है पीएम की सलाह से, जो भी होता है। विकल्पीय सरकार का उपस्थित होना। सरकार गिरने के समय राष्ट्रपति या राज्यपाल दूसरी पार्टी को सरकार बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए विपक्षी नेता को हमेशा अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। यानी कि एक तरीके से विपक्षी जो नेता है वह एक तरीके से अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर भी होता है ना।
प्राइम मिनिस्टर तो सत्ता पक्ष का जो हो गया, और विपक्षी पक्ष का कौन हो गया, अल्टरनेटिव। यह दोहरी कार्यपालिका प्रणाली होती है। इसमें दो प्रमुख होते हैं, जिसमें नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन होता है, मंत्री परिषद का या फिर मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है, जो भी शासन व्यवस्था का सबसे प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। और हमारे देश में ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, क्योंकि वह शासन का प्रमुख नहीं है, वह शक्तियों का प्रमुख कह सकते हैं, लेकिन शासन का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। अधिकतर कामभार कौन संभालता है, वह प्रधानमंत्री संभालता है। राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता, अभी तक हमने संसदीय प्रणाली लिखा, और राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है, इसमें गैर जिम्मेदार सरकार होती है, क्योंकि विधायिका में इसकी जवाबदेही नहीं होती, क्योंकि जो भी शासन व्यवस्था को चला रहा होता है वो कौन चला रहा होता है, एक व्यक्ति, एक राष्ट्रपति चला रहा होता है। संसद अपना कार्यकाल पूरा करती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी निर्धारित होता है जब तक कि उसे महाअभियोग द्वारा हटाया न जाए। महाअभियोग लगाने का अधिकार वहाँ की विधायिका को होता है। राष्ट्रपति कैबिनेट सदस्यों को अपनी मर्जी से चुनता है। पहले ही वह विधायिका के सदस्य नहीं होने चाहिए। आमतौर पर ये सदस्य अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। कैबिनेट के सदस्य और राष्ट्रपति के सदस्य कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। राष्ट्रपति वहाँ के संसद को भंग नहीं कर सकता। सन 1975 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था संसदीय प्रणाली पर फिर से विचार किया जाए और ये देखा जाए कि राष्ट्रपति प्रणाली बनाई जा सकती है। समिति ने माना कि संसदीय प्रणाली ही श्रेष्ठ है। जो भी संसदीय प्रणाली, क्योंकि इसमें हम डिबेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, जो भी हमारे शासन व्यवस्था में, इसमें काफ़ी सारी चीज़, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली जो होती है वो एक तरीके से तानाशाही हो जाती है। अब आपातकाल के बारे में देखें तो भाग 18 में आपातकाल के बारे में वर्णित किया गया। आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालों के बारे में बताया गया। अब राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, ये सब आपातकाल की श्रेणियों में आते हैं। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 352 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है 356 के तहत। और वित्तीय आपातकाल जो होता है, यानी कि फाइनेंशियल जो क्राइसिस होता है हमारे यहाँ, उस समय लगाया जा सकता है आर्टिकल 360 के तहत। ठीक है, इनके तहत लगाया जा सकता है हमारे यहाँ। आपातकाल देश की व्यवस्था को संतुलन और सुचारू रूप प्रदान करने के लिए, देश की संप्रभुता और एकता अखंडता की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। तीनों ही आपातकाल के दौरान केंद्र की शक्ति अधिक शक्तिशाली हो जाती है। जो केंद्र होता है हमारे यहाँ, देखो शासन व्यवस्था कैसे बटी हुई है, केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है। ठीक है, तो जो भी किसी भी जगह पर यदि आपातकाल लगाता है, राष्ट्रपति शासन लगता भी है किसी राज्य में, तो वहाँ पर केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। हमारे यहाँ जो भी एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था की यही प्रणाली है हमारी, जो एकात्मक प्रणाली को अपना लेता है जब किसी राज्य पर आपातकाल लगा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को तानाशाह के रूप में देख सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो उसके 3 प्रमुख कारण कौन कौन से? एक तो युद्ध होना, किसी भी देश से यदि युद्ध चल रहा है और हमारे देश में हमको लग रहा है कि आपातकाल लगाना चाहिए, तो सरकार तब लगा सकती है। बाहरी आक्रमण का खतरा हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह यानी कि आंतरिक विद्रोह जिसे कहते हैं, उसकी संभावना हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, कैबिनेट की सलाह पर। प्रधानमंत्री, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आपातकाल लगाने के कारण न्यायिक विचार किया जा सकता है, परंतु आपातकाल के समय नहीं। जो भी न्यायिक विचार होता है न्याय से संबंधित, वे आपातकाल के समय नहीं किए जा सकते। आपातकाल लगाने के 1 माह पहले घोषणा पास करना होता है। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल की अवधि असीमित होती है और 6 माह के पास इसे पास कराना होता है, मतलब फिर से इसके असीमित होती है। जब तक लगाना चाहे वे लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की सीमा, लेकिन 6 महीने के बाद भी फिर से इसको पास कराना पड़ता है कि स्थितियाँ ठीक हुई या नहीं हुई, या फिर कोई फिर दिक्कत हो रही है, यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इस तरीके से। आपातकाल को पास करने के लिए दोनों ही सदनों में इसे साधारण बहुमत से पास होना होता है और राष्ट्रपति इसे हटा सकते हैं बिना संसद की मंजूरी से। ये राष्ट्रपति की शक्ति है। संसद की सलाह पर भी राष्ट्रपति आपातकाल को हटा सकता है। और आपातकाल के दौरान केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और चुनाव के समय 6 माह तक और चल सकता है। ये 2 बार हुआ है, 1975 में, 1976 में। राष्ट्रीय आपातकाल के संसद के पास राज्यों की विधायिक शक्तियाँ होती है और राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्ति होती है। जो भी विधायी शक्ति होती है वो किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास क्या होती है? कार्यकारी शक्तियाँ। लेकिन आपातकाल में न्यायपालिका की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप है हमारे देश की सरकार का।
ठीक है, वो अंगों का, ठीक है। और जो होता है राष्ट्रपति के विषय पर अध्यादेश भी जारी कर सकता है। सभी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ये सब किससे रिलेटेड है? जीवन से, लाइफ से रिलेटेड है ये अनुच्छेद जो भी आर्टिकल 21 22 छोड़कर। यह आर्टिकल 358 359 में लिखी गई है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तब, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और 1975 में आंतरिक विद्रोह के दौरान। 1977 में आपातकाल के विषय में सलाह देने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। इसकी सिफारिश पर 44वें संविधान संशोधन में इमरजेंसी प्रोविजन में कुछ बदलाव किए गए थे। अब राष्ट्रपति शासन कब लगता है? अभी तक हमने राष्ट्रीय आपातकाल देखा 352 के तहत। इसमें हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन जो है वो क्या है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है ना, जिसमें संविधान में आपातकाल भी कहा जाता है, संविधान आपातकाल, ठीक है। आर्टिकल 355 में कहा गया 356 सॉरी कि ये जिम्मेदारियां ये केंद्र की वे जिम्मेदारियां जो राज्य की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा करे, जिसके लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आर्टिकल 356 कारण क्या है? 2 हैं। यदि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य न करे, यदि कोई भी सरकार यदि संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रही है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यदि सरकार या राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार न चल रही है तो लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन वहाँ पर। राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि आवश्यक है, जिसके लिए सलाह आमतौर पर राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। जो भी राज्यपाल होता है उस राज्य का वह देता है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति का एजेंट होता है जो किसी राज्य में काम कर रहा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। राष्ट्रपति शासन में सभी राज्य शक्ति संसद और राष्ट्रपति के पास चली जाती है। राष्ट्रपति शासन के लिए 2 माह के भीतर संसद में पास करना होता है। क्या? जो भी साधारण बहुमत से जो भी प्रस्ताव होता है वह पास करवाना होता है। आमतौर पर अधिकतम अवधि कितनी होती है? 3 साल की होती है। पंजाब के लिए 5 साल तक लगाया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विचार के प्रावधान राष्ट्रपति से संबंधित होते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के प्रावधान भी प्रभावित हुए। पहली बार पंजाब में 1951 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस शासन में भी न्यायपालिका की शक्ति को प्रभावित नहीं किया गया था। अब वित्तीय आपातकाल देखते हैं। आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है ना। तो वित्तीय मतलब कि फाइनेंशियल, जब भी हमारे देश की आर्थिक स्थिति डगमगा जाए वह, इसकी भी उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। मतलब कि इसका जो अनाउंसमेंट होता है वह राष्ट्रपति करता है। कारण क्या होता है? अगर राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वह कमज़ोर हो गई, तब वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसे संसद में पास करना होता है, 2 माह तक रहता है। इससे भी न्यायिक पुनर्विचार उसी तरह से लागू होता है ना, पहले जैसा। इसमें अनिश्चित अवधि तक लगाया जा सकता है इसे, और साधारण बहुमत मिलती है इसे 6 माह में फिर से पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें देश के आर्थिक व वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए वित्तीय अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कि निलंबित किया जा सकता है, जैसे वेतन कटौती, टैक्स लगाना राज्य सरकार इत्यादि। तो ये था हमारा स्वरूप। आगे ये सरकार का स्वरूप है, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम देख ले, बाकी हमारा वीडियो ख़त्म होता है। सरकार के 3 रूप होते हैं। एक तो केंद्रीय सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है। केंद्रीय सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सबसे पूरे देश पे जो शासन कर रही होती है, जिसकी मैक्सिमम राज्यों में पार्टी होती है, और फिर ये सरकार बनाकर अपने पूरे पदभार या कार्यभार अपने हाथों में संभाल रही होती है। फिर राज्य सरकार होती है, किसी भी राज्य की अपनी सरकार होती है। वहाँ पे केंद्रीय सरकार के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बाकी रक्षा मंत्री, ये सब अलग अलग, शिक्षा मंत्री, फिर इनके मंत्रिमंडल अन्य आ जाते हैं। और राज्य सरकार में क्या होते हैं? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, है ना। राज्यपाल सबसे उसमें हो जाता है प्रमुख, फिर मुख्यमंत्री, फिर अन्य ऐसे ही मंत्रियों होते। फिर ऐसे स्थानीय सरकार मतलब किसी ग्रामीण क्षेत्र या फिर उससे रिलेटेड होती, जो भी किसी भी क्षेत्र से स्थानीय होती है। केंद्रीय सरकार के अंग जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका मतलब कि मिनिस्टर्स होते हैं, कार्यपालिका में जो मंत्री होते हैं वो विभाग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जो प्रशासनिक क्षेत्र होता है वे होते हैं। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? कार्यान्वयन करना किसी भी चीज़ में।
और फिर राज्यसभा के जो विधायिका मिनिस्टर्स होते हैं वे होते हैं राज्यसभा के विधायिका के अंतर्गत। इसमें लोकसभा के भी आते और प्रेसिडेंट भी इसमें आते हैं। ये कानून बनाने का काम करती है और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, राज्य सरकार के जो है इसमें अंग वो देखते हैं। इसमें राज्यपालिका होती है, राज्यपाल होता है, विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रालय नहीं होते इसमें राज्यपाल में और राज्यपाल के लिए, और विधायिका विधानसभा या विधान परिषद होता है और इसमें गवर्नर होता है। न्यायपालिका हाईकोर्ट में होती है, निचली अदालतें होती है। स्थानीय सरकार में हम देखें तो शहर इसमें आ जाते हैं, लेजिस्लेटिव या और एग्जीक्यूटिव भी आ जाते हैं इसमें, और फिर उसके ग्रामीण क्षेत्र भी आ जाते हैं। तो नगर पालिका इसके अंतर्गत आती है शहरी क्षेत्र में, और नगर निगम और लेजिस्लेटिव में एक ही संस्था में सम्मिलित होते हैं। ग्राम तथा जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली और हमने देख लिया राष्ट्रपति प्रणाली भी देख लिया, और फिर उसके बाद देखा हमने आपातकालों के बारे में और सरकारों के बारे में। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।